हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोग देख रहे थे, समझ रहे थे एंटोनियो ग्राम्सी के थॉट्स के बारे में। देयर वी डिस्कस्ड कि हाउ ग्राम्सी लेड टू राइज ऑफ न्यू ट्रेंड इन मार्क्सिज्म, जिसको कहा जाता है नियो मार्क्सिज्म। एक मार्क्सिज्म के बेसिक आइडियाज को मानते हैं ग्राम्सी, लेकिन उसमें कुछ बदलाव भी करते हैं और इसके साथ ही मार्क्सिज्म के अंदर एक नए ट्रेंड की शुरुआत हो जाती है। हमने ये भी देखा था कि ग्राम्सी का मेन जो कंसर्न था वो ये था कि आखिर रिवॉल्यूशन जिसकी बात की है मार्क्स ने, वो आया क्यों नहीं, क्या कारण है। एक क्रांति आई भी रसिया के अंदर, लेकिन वो एग्जैक्टली वैसी क्रांति नहीं थी जैसी क्रांति की बात मार्क्स ने की थी। मार्क्स के हिसाब से रिवॉल्यूशन शुड कम इन एन इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी लाइक ब्रिटेन, फ्रांस. But revolution came in Russia, which was not industrialized. It was mainly an agrarian society. As per Marx, revolution will happen against the capitalist class. But in Russia, revolution happened against the Tsar. It was more of a political revolution. As per Marx, revolution will be brought by the propertyless class, that is the proletariat or worker class. But in Russia, revolution was brought by peasants who were owner of small properties, small land holdings. तो काफी हद तक रशियन रिवॉल्यूशन को मार्क्सिस्ट रिवॉल्यूशन की तरह नहीं देखा जा सकता। और फिर ग्राम्सी इटली में, कल मैंने आपको बताया, ही वाज जेल्ड बाय मुसोलिनी एंड देयर फ्रॉम देयर ही रोट प्रिजन नोटबुक, जहां पे ही इज एक्सप्लोरिंग कि व्हाई रिवॉल्यूशन डिड नॉट कम एंड व्हाई इट मे नेवर कम, जैसे रिवॉल्यूशन की बात की है मार्क्स ने। और मार्क्स कहते थे कि रिवॉल्यूशन इज इनएविटेबल, वो आके रहेगा। और ग्राम्सी कह रहे हैं कि रिवॉल्यूशन मे नॉट कम इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड द नुआंसेस, एंड दैट इज व्हाई वी से दैट ग्राम्सी हैज स्टार्टेड न्यू ट्रेंड इन मार्क्सिज्म। इसको नियो मार्क्सिज्म कहा जाता है। देखिए, नियो मार्क्सिज्म में मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सिर्फ ग्राम्सी ने ही उसमें कंट्रीब्यूट किया है, बाकी थिंकर्स भी रहे हैं, लेकिन ग्राम्सी इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द फाउंडेशनल फिगर इन नियो मार्क्सिज्म, क्योंकि इट वाज ग्राम्सी who first shifted focus of Marxism from crude economic determinism to significance of culture as well, कि कैसे कल्चर, सिविल सोसाइटी, उसके अंदर चर्च आता है, यानी कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, मीडिया, ये सब रोल प्ले करते हैं इन कंडीशनिंग आवर माइंड। कैसे वो हमें कन्विंस करते हैं, कंडीशन करते हैं टू एक्सेप्ट कैपिटलिज्म एज कॉमन सेंस. And that is how capitalism is surviving, not by force, not by coercion, but by our own submission. Worker class also accept capitalism as common sense. So it is soft power actually. This is what Gramsci highlighted first. It is not coercion, rather hegemony of capitalism that is helping capitalism to survive. Capitalism is controlling the society without coercion through hegemony. And how hegemony is created? By conditioning mind, by limiting common sense. तो इसके साथ ही हम कह सकते हैं कि नियो मार्क्सिज्म एक नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ विथ ग्राम्सी, which was an attempt to explain कि why capitalism is stable and how culture and ideology are also important, not economics alone. तो जो क्लासिकल मार्क्सिज्म है, यानी कि जो कोर आइडिया है मार्क्स के, वहां पे इकोनॉमी पे ओवर एम्फेसिस दिया गया है। कल्चर एंड आइडियोलॉजी, समाज में जो कल्चर है, आइडियोलॉजी है, जो मेनली आ रहा है फ्रॉम सिविल सोसाइटी, दैट आर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, मीडिया एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, उसको कम इंपॉर्टेंस दिया गया है। मार्क्स के हिसाब से अगर इकोनॉमिक सिस्टम बदल दिया गया, यानी कि अगर रिवॉल्यूशन ला दिया गया इन द बेस, देन सुपर स्ट्रक्चर जिसका हिस्सा है कल्चर, आइडियोलॉजी, वो ऑटोमेटिकली बदल जाएगा। बट ग्राम्सी कहते हैं कि ऐसा नहीं है, रिवॉल्यूशन 2 स्टेज पे लाना होगा। तो इस तरीके से एक नए ट्रेंड की शुरुआत हुई है मार्क्सिज्म के अंदर, नियो मार्क्सिज्म 1920 के बाद से आप कह सकते हैं। नियो मार्क्सिज्म में मोटी मोटी 3-4 बातें वो समझ लीजिए, फिर हम लोग आगे तो देखेंगे ही। पहला, कि सुपर स्ट्रक्चर इज नॉट कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द बेस, दैट इज इकोनॉमिक फैक्टर्स पे सुपर स्ट्रक्चर पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं है। सुपर स्ट्रक्चर इज रिलेटिवली ऑटोनोमस, इट एग्जिस्ट
इंडिपेंडेंटली एंड इट इज रिलेटिवली ऑटोनोमस। यस, कुछ हद तक बेस के हिसाब से सुपर स्ट्रक्चर होता है। जिस तरीके का इकोनॉमिक सिस्टम होगा समाज में, कल्चर, पॉलिटिकल सिस्टम, उस हिसाब से होगा, बट दैट डज नॉट मीन कि इट इज कंप्लीटली अ रिफ्लेक्शन ऑफ द बेस। इट इज ऑल्सो एन इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस स्ट्रक्चर। दूसरा, द स्टेट विच इज पार्ट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर, पॉलिटी इज एस्पेक्ट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर, उसका हिस्सा होता है स्टेट। State is also relatively autonomous. State in general favors those who are having control over the factors of production, but that does not mean it will keep on supporting them only. State works for its own interest. तो अगर उसको ऐसा लगता है कि जो लोग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन कर रहे हैं वो लोगों के खिलाफ रिवॉल्यूशन आ सकता है, तो स्टेट में ऑल्सो स्विच इट्स साइड एंड इट में स्टार्ट सपोर्टिंग द वर्कर्स। तो जो पहला पॉइंट मैंने बताया कि सुपर स्ट्रक्चर इज रिलेटिवली ऑटोनोमस, उसी को थोड़ा और नुआंस तरीके से मैं बता रहा हूं कि सुपर स्ट्रक्चर का हिस्सा स्टेट भी है। स्टेट थिंक्स इन ऑटोनोमस मैनर। स्टेट को मैनेज करने वाले जो लोग हैं, यानी कि सरकार चलाने वाले जो लोग हैं, दे ऑल्सो थिंक इन ऑटोनोमस मैनर एंड दे में स्विच देयर साइड इफ दे सी और इफ दे फील दैट रिवॉल्यूशन में कम अगेंस्ट द डोमिनेंट कैपिटलिस्ट क्लास। तीसरा सिग्निफिकेंस, कल्चर, आइडियोलॉजी, ये एक महत्वपूर्ण बातें हैं जिस पे फोकस नहीं किया है क्लासिकल मार्क्सिज्म ने, लेकिन नियो मार्क्सिज्म इस पे फोकस करता है। अगर क्रांति लानी है तो पहले लोगों की सोच बदलनी होगी। जिस तरीके का कल्चर प्रमोट किया है कैपिटलिस्टिक सोसाइटी ने, लोगों की सोच ही कंडीशनड हो गई है। दे आर नॉट एबल टू थिंक बियॉन्ड कैपिटलिज्म एज एन ऑल्टरनेटिव। दे सी कैपिटलिज्म एज कॉमन सेंस। दे कैन नॉट think of even an alternative. They cannot think of even possibility of an alternative. सोशलिज्म उनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता एज ए रियल ऑल्टरनेटिव। इट इज ए यूटोपियन कॉन्सेप्ट। तो कहते हैं नियो मार्क्सिस्ट कि ना, पहले हमें समाज में जहां से कल्चर, आइडियोलॉजी जहां से क्रिएट होती है, उसको क्रिएट करने वाले जो लोग हैं, इंटेलेक्चुअल्स, मीडिया, स्कूल, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस लाइक कॉलेजेस एंड ऑल, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, वहां पे बदलाव करना होगा ताकि समाज के अंदर जो कंडीशनिंग हो रही है लोगों की वो बदले। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ओनली ग्राम्सी हैज लेड टू नियो मार्क्सिज्म। नियो मार्क्सिज्म इज ए न्यू ट्रेंड which is emerged from Marxism and Gramsci is one of the foundational figure. क्लासिकल मार्क्सिज्म और नियो मार्क्सिज्म में क्या अंतर है, मोटा मोटा वो एक बार समझते हैं। इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म की बात की जाए कि इकोनॉमी कितना हद तक कंट्रोल करता है बाकी सारी चीजों को समाज में, जैसे कि पॉलिटी, कल्चर, रिलीजन। तो मार्क्स या जो क्लासिकल या ओरिजिनल मार्क्सिज्म है, इट बिलीव्स इन crude economic determinism, means it believes economy decides everything. जिस तरीके का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होगा वैसा ही अदर एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी होगा, कल्चर, रिलीजन एंड पॉलिटी। नियो मार्क्सिज्म सेज इकोनॉमी इज इंपॉर्टेंट, इकोनॉमी इज बेस, अदर थिंग्स आर सुपर स्ट्रक्चर। बट सुपर स्ट्रक्चर के अंदर जो आइडियाज हैं, कल्चर है, वो भी इंपॉर्टेंट है और इनको बदले बिना इकोनॉमी नहीं बदला जा सकता। यानी कि जब तक कल्चर में चेंजेस नहीं लाए जाएंगे, जब तक हेजेमनी को चैलेंज नहीं किया जाएगा बाय क्रिएटिंग काउंटर हेजेमनी इन फेवर ऑफ द वर्कर्स क्लास, तब तक बेस दैट इज इकोनॉमी कैन नॉट बी चेंज्ड, रिवॉल्यूशन कैन नॉट बी ब्रॉट। कल्चर की अगर हम बात करें अलग से, तो क्लासिकल मार्क्सिज्म हैज आल्सो टॉक्ड अबाउट कल्चर, बट वो कहते हैं कि कल्चर जो है इट रिफ्लेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ द डोमिनेंट क्लास। जैसे कैपिटलिस्ट सोसाइटी में डोमिनेंट क्लास कैपिटलिस्ट लोग हैं, उनके इंटरेस्ट को कल्चर रिप्रेजेंट करता है। समाज में कौन सा कल्चर फॉलो होता है? क्लासिकल मार्क्सिज्म कहता है कि समाज में वही कल्चर फॉलो होता है जो डोमिनेंट क्लास के इंटरेस्ट को फुलफिल करे। जैसे कल भी मैंने एग्जांपल दिया कि एक इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी में न्यूक्लियर फैमिली का कल्चर पॉपुलर होता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली का जो कल्चर है वो इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी के लिए एक वर्कर, एक आप कह सकते हैं एक एक आइडियल वर्कर
को ट्रेन करता है, डेवलप करता है, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली में उसको परिवार में ज़्यादा लोग हैं ही नहीं एक वर्कर के कि 10 लोगों से बातचीत करे, उसको परिवार के साथ रहने का बहुत ज़्यादा मन करे। न्यूक्लियर फैमिली का मतलब है कि परिवार छोटा है, तो घर गया, वो बस अपनी बेसिक ज़रूरतें पूरी की, खाना पीना किया, आराम किया, वापस से अपने ऑफिस आ जाएगा अगले दिन। तो इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी में आप देखेंगे कि न्यूक्लियर फैमिली का ट्रेंड रहेगा। इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी में जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होंगे, जैसे स्कूल की बात की जाए, तो वहाँ पे रूटीन का बड़ा कल्चर रहेगा। इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी में टाइमली स्कूल आना, सुबह प्रेयर करना, फिर टाइम पे सारे क्लासेस अटेंड करना, होमवर्क, क्लास वर्क, भले उससे लर्निंग हो या ना हो, बट रूटीन को फॉलो करना बड़ा जरूरी है। ये सब क्या हो रहा है इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी में? जो कल्चर है, कल्चर इस तरीके की बनाई जा रही है ताकि जो बच्चे बड़े हों वो एक आइडियल वर्कर में कन्वर्ट हो जाए। तो सरल बात यह है, ये क्लासिकल मार्क्सिज्म कहता है कि जो कल्चर है किसी भी समाज का, इट रिफ्लेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ द डोमिनेंट क्लास। डोमिनेंट क्लास के इंटरेस्ट के हिसाब से ही कल्चर समाज का होता है। नियो मार्क्सिस्ट कहते हैं कि दे ऑल्सो टॉक ऑफ सेम आइडिया कि कल्चर रिफ्लेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ द डोमिनेंट क्लास। इसीलिए तो ये नियो मार्क्सिस्ट हैं, क्योंकि ये मार्क्सिज्म की बातें मानते हैं काफी हद तक, तभी तो इनको मार्क्सिस्ट कहा जा रहा। अदरवाइज ये रिजेक्ट कर देते क्लासिकल मार्क्स की बातें कंप्लीटली, तब तो इनको मार्क्सिस्ट कहा ही नहीं जाता। सो दे बिलीव दैट, जैसे पहली बात पॉइंट की बात करें तो दे बिलीव दैट इकोनॉमी इज इंपॉर्टेंट, बट कल्चर एंड आइडियाज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट। They believe that culture reflects the interest of the dominant class, but they take culture to next level. They say कि culture के कारण ही कैपिटलिस्ट लोगों का डोमिनेशन बना हुआ है। कल्चर के अंदर जो एक्टिव टूल्स हैं वो हैं मीडिया, एजुकेशन सिस्टम। दे शेप कंसेंट, दे क्रिएट हेजेमनी for the capitalist, and this is how capitalists are able to rule by consent, not by coercion. तो एजुकेशन सिस्टम में, जैसे नियो मार्क्सिस्ट कहेंगे कि हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि हमारा मकसद ही है पढ़ लिख करके एक अच्छी नौकरी पाना। अच्छी नौकरी पाना मतलब क्या? एक आइडियल वर्कर बनना। अच्छी नौकरी पाओ, ईमानदारी से काम करो। कल्चर के अंदर ही आएगा रिलीजन। रिलीजन हमें सिखाएगा कि नमक का हक अदा करना है, हमेशा वफादार रहना है, कभी बेईमानी नहीं करनी है। रिलीजन कभी भी वॉयलेंस की बात नहीं करेगा, रिलीजन कभी भी रिवॉल्यूशन की बात नहीं करेगा, क्योंकि मार्क्स कहते हैं कि रिवॉल्यूशन विल कम विथ वॉयलेंस, बट रिलीजन विल टॉक ऑफ नॉन वॉयलेंस। एंड रिलीजियस आइडिया को प्रमोट करेगा कैपिटलिस्ट सोसाइटी या कैपिटलिस्ट लोग, ताकि उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो कल्चर is a tool of domination, and this culture is shaped by media, education institution and religious institution, and through this they shape consent. They are not forcefully. I just hope you are able to understand. Classical Marxism direct, तब क्लासिकल मार्क्सिज्म मोटा मोटा ऐसा कहता है कि कैपिटलिस्ट लोग दबा रहे हैं वर्कर्स को, अपना डोमिनेंट कल्चर इंपोज करते हैं उनके ऊपर। लेकिन नियो मार्क्सिज्म कह रहा है कि नहीं सर, दबा नहीं रहे हैं, उनके सोचने के तरीके को ही बदल दे रहे हैं। उनको ऐसा नहीं लग रहा है वर्कर्स को कि वो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, उनको लग रहा है कि ऐसे ही तो होना चाहिए। सो दिस इज हाउ capitalists use culture as a tool of domination by creating consent. This is known as concept of hegemony. Power, मार्क्स के हिसाब से पावर क्या है? पावर लाइज विथ दोज हु आर हैविंग ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसके पास इकोनॉमी इज द बेस, और इकोनॉमी के अंदर भी जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो कंट्रोल करता है वो पावरफुल है। नियो मार्क्सिस्ट कहते हैं कि वो तो है ही, लेकिन रियल पावर लाइज इन एबिलिटी टू शेप नैरेटिव, एबिलिटी टू शेप कल्चर एंड आइडियोलॉजी। जिनके पास कैपेबिलिटी है लोगों की सोच को शेप करने का, by shaping the culture and ideology of society in favor of their own. जैसे मैं बस बताने के लिए, समझाने के लिए कह रहा हूं कि किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट आदमी की आप बात सुनेंगे, अंबानी अदानी जी की बात सुनेंगे, तो हमेशा बात करेंगे
ओपननेस की, फ्रीडम की, ओपन कंपटीशन, इन सब की बातें करेंगे क्योंकि ये फायदा होता है, ये समाज के लिए अच्छा है। व्हाई? बिकॉज थ्रू दिस दे आर एबल टू कैप्चर मोर एंड मोर पावर। बिकॉज अगर ओपन कंपटीशन होगा, किसी को अगर फेयर मतलब ओपन कंपटीशन होगा और जो अभी इंफीरियर पोजीशन में, उसको अगर स्टेट थोड़ा उसके फेवर में पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन ना करे, तो नेचुरल सी बात है कि जो पहले से डोमिनेंट पोजीशन में है वही आने वाले टाइम में भी डोमिनेंट पोजीशन में रहेगा। मैं बस और समझाने के लिए बता रहा हूं, जैसे जो मान लीजिए समाज में कास्ट वाइज अगर हम बात करें, तो जो सो कॉल्ड अपर कास्ट के लोग हैं, वो ये नहीं कहेंगे सीधा सीधा कि हम अपर कास्ट के हैं इसलिए हम आपको लोअर कास्ट के लोगों को डोमिनेट करेंगे, हैरास करेंगे, हमारा हक बनता है। नो, दे विल टॉक इन द नेम ऑफ रिलीजन कि मनुस्मृति में ये कहा है कि ऐसे ऐसे चीजों को ये ब्राह्मण की बातें माननी चाहिए। सो दे आर ट्राइंग टू शेप knowledge, culture and ideology of society in such a manner that power ultimately comes to them. हस्बैंड को अगर पावर कंट्रोल करना है, पावर प्रैक्टिस करना है वाइफ के ऊपर, तो सीधा सीधा वाइफ को डोमिनेट नहीं करेगा, वो मनुस्मृति की बातें कहेगा। अगर वो चतुर है तो, कि मनुस्मृति में लिखा है कि अगर पत्नी पति की सेवा करती है तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, नहीं तो उसे नरक में गरम तेल में तला जाएगा। तो ये सब तरीके हैं। तो पावर एक्चुअली हस्बैंड के पास, जैसे हस्बैंड और वाइफ का एग्जांपल ले ले, तो मैन के पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का कंट्रोल भी है। घर, गाड़ी, जमीन जायदाद सब उसके नाम पे, बैंक बैलेंस उसके नाम पे, वो तो उसके पावर का सोर्स है ही। बट वाइफ के ऊपर वो पावर मेनली प्रैक्टिस कर पा रहा है बाय शेपिंग हर नॉलेज, बाय शेपिंग कल्चर एंड आइडियोलॉजी। उसमें उसकी माँ और बाकी पूरा परिवार भी रोल प्ले करता है इन शेपिंग हर थॉट्स। तो अगर ये सब चीजें ना हो और सीधा सीधा मैन वुमेन को डोमिनेट करे कि मेरे पास प्रॉपर्टी है इसलिए आई विल डोमिनेट यू, तो वुमेन कहेगी ठीक है, मैं भी घर का काम नहीं करूंगी, आई विल ऑल्सो अर्न मनी फॉर माई सेल्फ एंड आई विल ऑल्सो क्रिएट प्रॉपर्टी फॉर माई सेल्फ। लेकिन उसको सब्जुगेट किया गया कि ना, तुम्हारा धर्म है पति की सेवा करना, एंड दैट इज हाउ पावर इज लेजिटिमाइज्ड, पावर इज सस्टेन्ड। तो ऐसी बात कर रहे हैं नियो मार्क्सिस्ट। दे आर टेकिंग द सेम पावर डायनेमिक्स इन टर्म्स ऑफ वर्कर एंड कैपिटलिस्ट, कि वर्कर जो हैं उनको मेंटली सब्जुगेट किया जा रहा है। दैट इज द ट्रू पावर। ट्रू पावर डज नॉट लाई इन हैविंग कंट्रोल ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ट्रू पावर लाइज इन शेपिंग नॉलेज, क्रिएटिंग नैरेटिव। रिवॉल्यूशन कैसे आएगा? तो कल ही भी हमने देखा था, क्लासिकल मार्क्सिज्म विल बिलीव कि रिवॉल्यूशन विल कम इन स्पॉन्टेनियस मैनर, एंड रिवॉल्यूशन के लिए हमको क्या करना है? इकोनॉमिक सिस्टम यानी कि बेस को बदल देना है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे अगर वर्कर्स का कंट्रोल आ गया तो रिवॉल्यूशन आ जाएगा एंड सोशलिस्ट सिस्टम विल गेट एस्टैब्लिश्ड। लेकिन नियो मार्क्सिस्ट कहते हैं कि ना, इस तरीके से रिवॉल्यूशन नहीं आएगा। जब तक हम समाज में कल्चर को नहीं बदलेंगे तब तक रिवॉल्यूशन नहीं आ सकता। कैपिटलिज्म विल सर्वाइव, कैपिटलिज्म सर्वाइव्स बाय कंट्रोलिंग माइंड नॉट जस्ट लेबर। सो हमें 2 स्टेजेस रिवॉल्यूशन की जरूरत है। पहले कल्चर बदलना होगा, हेजेमनी को लिए काउंटर हेजेमनी लाना होगा, वर्कर्स का अपना इंटेलेक्चुअल्स को सामने रखना होगा जो कैपिटलिज्म के आइडियाज को चैलेंज करें, वो एक नैरेटिव क्रिएट करें कि सोशलिज्म इज बेटर, एंड देन हमें इकोनॉमिक बेस बदलना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉर ऑफ पोजिशनिंग करनी होगी, एंड देन फ्रंटल अटैक होगा, वॉर ऑफ मैन्यूवरिंग। 2 स्टेज रिवॉल्यूशन। अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि नियो मार्क्सिज्म के फाउंडिंग फादर आप कह सकते हैं ग्राम्सी को, बट नियो मार्क्सिज्म के अंदर और भी कई सारे स्कूल्स हैं या ब्रांचेस हैं। जैसे ग्राम्सियन नियो मार्क्सिज्म को कल्चरल मार्क्सिज्म कहा जाता है बिकॉज ही हैज एम्फेसाइज्ड ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ कल्चर, एंड ही सेज कि कंसेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन फोर्स, एंड कैपिटलिस्ट आर एबल टू रूल बिकॉज ऑफ कंसेंट नॉट बिकॉज ऑफ फोर्स। लेकिन नियो मार्क्सिज्म में और भी कुछ ट्रेंड हैं। जैसे एक अगला इंपॉर्टेंट ट्रेंड है जिसको कहा जाता है फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ नियो मार्क्सिज्म, या इसी को कहा जाता है क्रिटिकल थ्योरी ऑफ नियो मार्क्सिज्म। इसके की थिंकर्स हैं थियोडर अडोर्नो एंड हर्बर्ट मार्क्यूस। हर्बर्ट मार्क्यूस का एक बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ वन डायमेंशनल मैन। 1964 में इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था। ही इज ए मार्क्सिस्ट, नियो मार्क्सिस्ट, एंड ही हैज लेड टू राइज ऑफ
फ्रैंकफर्ट स्कूल या क्रिटिकल थ्योरी ऑफ नियो मार्क्सिज्म। उसको समझाने के लिए वो देते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ वन डायमेंशनल मैन। वन डायमेंशनल मैन कौन है? देखिए, वन डायमेंशनल मैन का कॉन्सेप्ट हर्बर्ट मार्क्यूज देते हैं इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन कि हाउ ऑल ऑफ अस मोर और लेस थिंक इन सेम मैनर। हम सब स्कूल जाते हैं बचपन से ही, फिर उसके बाद हमें सिखाया जाता है कि 10th करो, 12th करो, इंजीनियरिंग करो, मेडिकल करो, उसके बाद एक अच्छी नौकरी पाओ, नौकरी पाने के बाद गेट मैरिड, गेट सेटल्ड, बाई ए हाउस ऑन लोन, बाई ए कार ऑन लोन, एंड देन वर्क इन अ कंपनी, गुड जॉब, गुड फैमिली। और लगभग सब लोग ऐसा ही सोचते हैं, एक ही डायमेंशन में, एक ही तरीके से सोचते हैं। ये है वन डायमेंशनल मैन। और एक जैसा हम इसलिए सोचते हैं क्योंकि एडवांस्ड कैपिटलिस्ट सोसाइटी में हमारी थिंकिंग को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चैनलाइज किया जा रहा है बाय द कैपिटलिस्ट, बाय डेवलपिंग द सेंस ऑफ कंज्यूमरिज्म इन अस। और ये कैसे डेवलप किया जाता है? थ्रू मास मीडिया, बाय शेपिंग आवर कल्चर। हम सब के अंदर एक भावना पैदा की गई है कि घर होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, घर में एसी होना चाहिए, बैंक बैलेंस होना चाहिए। हमारे अंदर कंज्यूमरिज्म की टेंडेंसी, आप ही देखो, मैं जब देखता हूं अलग अलग तरीके का मोबाइल फोन, अलग अलग ब्रांड के कपड़े, मैं सोचता हूं कपड़े तो कपड़े हैं, अब क्या फायदा 1,000 की जगह पे 10,000 का शर्ट पहन के। लेकिन ऐसी टेंडेंसी कई सारे लोगों में दिखती है कि नहीं, मेरे पास इस ब्रांड के कपड़े हैं, इस ब्रांड के जूते हैं। अब इस कंज्यूमरिज्म के कारण, कि मेरे पास कंज्यूमरिज्म मतलब क्या? टेंडेंसी टू यूज मोर एंड मोर रिसोर्सेज इवन व्हेन यू डोंट नीड इट, येट यू आर यूजिंग एंड एक्यूमुलेटिंग इट। तो दैट इज कंज्यूमरिज्म। इस कंज्यूमरिज्म के कारण इंसान की सोचने समझने की ताकत जो है वो लिमिट हो जाती है। भाई वीकेंड पे मुझे सिनेमा देखना है, मुझे इस तरह का ब्रांड के कपड़े खरीदने हैं, तो फिर मंडे टू फ्राइडे चुपचाप से एक एक हेडलेस चिकन की तरह जाके ऑफिस में काम करोगे ना, क्योंकि होम लोन ले रखा है, कार लोन ले रखा है। तो वन डायमेंशनल मैन मीन्स मैन, people in a society, especially in advanced capitalistic society, think in one particular manner, and that is because वहां पे कंज्यूमरिज्म की टेंडेंसी, मास कल्चर, मास मतलब क्या? भीड़, भेड़ चाल जिसको कहते हैं ना, सब एक जैसा ही सोचते हैं, वैसा कल्चर डेवलप किया जाता है। कन्फर्मिस्ट इंडिविजुअल्स को डेवलप किया जाता है, हु आर इनकैपेबल ऑफ इमेजिनिंग ऑल्टरनेटिव, दे लैक क्रिटिकल थिंकिंग। मैं, आप अगर मुझे जानते हैं पर्सनली तो आप ये भी जानते हैं कि मैं कभी भी बहुत ज़्यादा इस फेवर में नहीं रहता हूं कि हर बच्चे को सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन भारत के अंदर आप देखें, सरकारी नौकरी को लेकर के एक वन डायमेंशनल थिंकिंग है कि यही बेस्ट है, यही बेस्ट है। सो दैट इज ऑल्सो वन डायमेंशनल मैन बीइंग क्रिएटेड इन इंडियन सोसाइटी, इनकैपेबल ऑफ इमेजिनिंग ऑल्टरनेटिव, राइट। बट हर्बर्ट मार्क्यूज अलग सेंस में वन डायमेंशनल मैन की बात कर रहे हैं, लैक क्रिटिकल थिंकिंग। और ये कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में जानबूझ करके इस तरीके का वन डायमेंशनल मैन डेवलप किया जाता है ताकि वो कभी भी रियलाइज ही ना कर पाए कि वो एक्सप्लॉइट हो रहा है, एलियनेट हो रहा है। वो अपने ही दुनिया में खुश रहता है और कभी भी रिवॉल्यूशन लाएगा नहीं, और वो हमेशा ही एक अच्छा वर्कर बना रहेगा। भाई कंज्यूमरिज्म की जिसके अंदर टेंडेंसी होगी वो तो ऑफिस ईमानदारी से करेगा ना, क्योंकि उसको होम लोन, कार लोन चुकाना है। इस चक्कर में क्या होगा कि ऑफिस से जब वो काम पे ईमानदारी से करेगा, अपनी ड्यूटी को, जॉब पे ईमानदारी से काम करेगा, तो कैपिटलिस्ट लोगों का जेब भरता रहेगा। सो दिस इज हाउ फ्रैंकफर्ट स्कूल या क्रिटिकल थ्योरी, ये जो फ्रैंकफर्ट स्कूल या क्रिटिकल थ्योरी वाले जो लोग हैं, दे हैव मोर एम्फेसाइज्ड ऑन यंग मार्क्स एंड हिज कॉन्सेप्ट ऑफ एलियनेशन। एंड हर्बर्ट मार्क्यूज कहते हैं कि हाउ one dimensional man is getting alienated from himself, and why this one dimensional man is getting developed? Because of mass culture, consumerism। भेड़ चाल जिसको कहते हैं ना, भेड़ जिस रास्ते में चली, एक भेड़, सब उसके पीछे चल पड़ते हैं। फिर है स्ट्रक्चरल नियो मार्क्सिज्म। स्ट्रक्चरल नियो मार्क्सिस्ट, इस ट्रेंड को मेनली स्टार्ट किया है लुइस अल्थुजर ने। अल्थुजर मेनली कहते हैं कि देखिए, जो सुपर स्ट्रक्चर के अंदर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, मेनली स्टेट, वो एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है। इट इज नॉट कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन द इकोनॉमिक बेस। स्टेट जनरली फेवर करता है कैपिटलिस्ट लोगों को जब तक उसको लगता है कि स्टेट के लिए फायदे की बात है कैपिटलिस्ट लोगों को फेवर करना।
लेकिन अगर स्टेट को ऐसा लगता है कि कैपिटलिस्ट लोगों को फेवर करने से जो मेजॉरिटी है वो स्टेट के अगेंस्ट हो जाएगी, क्रांति आ सकती है स्टेट के अगेंस्ट, तो स्टेट पलट भी सकता है और वो स्टेट वर्कर्स को सपोर्ट करने लगेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर नियो मार्क्सिज्म को बस समझना है तो लुईस अल्थुजर कहेंगे कि जब नैनो प्लांट लगाया जाना था वेस्ट बंगाल के श्रृंगूर एरिया में, तो वेस्ट बंगाल की सरकार और भारत सरकार दोनों ने पहले टाटा ग्रुप को सस्ते में वो जगह अवेलेबल कराने की कोशिश की, फ्री ऑफ कॉस्ट ऑलमोस्ट वो जगह अवेलेबल कराने की कोशिश की। कुछ स्टेट जनरली फेवर्स द कैपिटलिस्ट क्लास क्योंकि वहां से स्टेट को भी मॉनेटरी बेनिफिट होता है जनरली। बट जैसे ही जनता प्रोटेस्ट करने लगी, स्टेट ने अपना साइड चेंज कर दिया और स्टेट ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया वर्कर्स या वहां के लोकल लोगों के डिमांड को, और कैपिटलिस्ट लोगों से दूर हो गई। और फिर टाटा ग्रुप को वेस्ट बंगाल में जगह नहीं मिली, दे हैड टू पुल आउट फ्रॉम वेस्ट बंगाल। तो स्ट्रक्चरल नियो मार्क्सिस्ट लोग जो हैं, दे मेनली फोकस ऑन the relative autonomy of a state. They believe that a state is autonomous and it generally favors the capitalist class, but if it sees any threat for itself, it will change its side and it will start supporting the workers also. So more or less हर एक नियो मार्क्सिज्म के कोर आइडियाज वही हैं कि कल्चर इंपॉर्टेंट है, सुपर स्ट्रक्चर का हिस्सा जो है वो ग्राम्सी मानेंगे। फ्रैंकफर्ट स्कूल वाला जो है वो वन डायमेंशनल मैन, अगेन वो कल्चर पे ज्यादा फोकस करेगा। तो ग्राम्सियन नियो मार्क्सिज्म एंड फ्रैंकफर्ट स्कूल दोनों एक जैसा ही है। स्ट्रक्चरल नियो मार्क्सिज्म जो है इट बिलीव्स, ये मेनली फोकस कर रहा है इन रिलेटिव ऑटोनोमी ऑफ द स्ट्रक्चर, उसमें भी रिलेटिव ऑटोनोमी ऑफ द स्टेट। उसके बाद दो स्कूल और है, डिपेंडेंसी थ्योरी एंड वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। डिपेंडेंसी थ्योरी को देने वाले लोग हैं एजी फ्रैंक एंड समीर अमीन, एंड वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी जो नियो मार्क्सिज्म का एक ब्रांच है उसको देने वाला इंसान है इमैनुअल वॉलस्टीन। दोनों एक जैसे ही हैं, इनको हम डिटेल में आगे फिर से पढ़ने वाले हैं इंटरनेशनल रिलेशंस पेपर 2 में। यहां पे मैं मोटा मोटा बता दूं, दोनों डिपेंडेंसी थ्योरी एंड वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी बोथ ट्राई टू अप्लाई मार्क्सिज्म इन करंट कॉन्टेक्स्ट टू एक्सप्लेन ग्लोबल ऑर्डर, कि करंट जो ग्लोबल ऑर्डर है जिसमें डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग एंड पुअर कंट्रीज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है इस मॉडल की मदद से। और कहते हैं कि देखिए, पहले मार्क्सिज्म की जो थ्योरी है उसमें वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करते थे कैपिटलिस्ट, अब इसको वर्कर एंड कैपिटलिस्ट लेवल से बढ़ा करके ग्लोबल ऑर्डर में इसी आइडिया को लगा दिया जाए। तो ग्लोबल ऑर्डर में जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको नाम दिया गया है कोर कंट्रीज, जैसे यूरोप एंड अमेरिका की बात कर ली जाए। दे एक्सप्लॉइट द डेवलपिंग एंड पुअर कंट्रीज, इनको नाम दिया गया है पेरीफेरी। तो बोथ डिपेंडेंसी थ्योरी एंड वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी हैव यूज्ड कोर एंड पेरीफेरी मॉडल। वो कहते हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज आर लाइक कोर, जैसे अमेरिका, एंड डेवलपिंग कंट्रीज जैसे अफ्रीकन कंट्रीज हो गए या साउथ अमेरिकन कंट्रीज हो गए या इंडिया हो गए, दे आर एट द पेरीफेरी। हम लोग क्या करते हैं, पेरीफेरी वाले देश जो हैं वो चीप लेबर एंड रॉ मटेरियल बेचते हैं इन डेवलप्ड कंट्रीज को, और वहां से हाई कॉस्ट कंज्यूमर गुड्स खरीदते हैं। तो अल्टीमेटली होता क्या है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो हमारे अगेंस्ट होता है और इनके फेवर में होता है। दे कीप ऑन अर्निंग फ्रॉम अस। जैसे भारत के जो भी ट्रेंड लोग होते हैं वो सब चले जाते हैं अमेरिका वगैरह जॉब करने, यूरोप जॉब करने। सो एंड व्हाई दे गो देयर, बिकॉज फॉर देम वी आर चीप लेबर, सो इट इज ब्रेन ड्रेन। इस तरीके से मार्क्सिज्म की जो थ्योरी थी जहां पे द पावरफुल या हैव्स एक्सप्लॉइट द हैव नॉट्स, उसी थ्योरी को ग्लोबल ऑर्डर में अप्लाई किया है डिपेंडेंसी थ्योरी एंड वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी वाले लोगों ने, ग्लोबल ऑर्डर को एक्सप्लेन करने के लिए कि हाउ डेवलप्ड कंट्रीज एक्सप्लॉइट डेवलपिंग कंट्रीज एंड दे हैव यूज्ड कोर पेरीफेरी मॉडल। अब दोनों में बेसिक अंतर बस ये है कि डिपेंडेंसी थ्योरी थोड़ा बेसिक है, डिपेंडेंसी थ्योरी हैज गिवन कोर पेरीफेरी मॉडल, और वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी में थोड़ा सा उसमें एक स्टेज और ऐड कर दिया गया है, कॉन्सेप्ट ऑफ सेमी पेरीफेरी। सेमी पेरीफेरी मतलब कुछ देश जो थोड़ा डेवलप्ड हैं पुअर देशों की तुलना में, जैसे भारत जैसे देश की बात की जाए, भारत जो है वो एकदम पेरीफेरी नहीं है या एकदम पुअर कंट्री नहीं है जो सिर्फ चीप लेबर या रॉ मटेरियल सप्लाई करता है। भारत में कई सारी चीजें, जैसे अमेरिका के साथ हमारा जो ट्रेड है वो सरप्लस में है,
तो भारत और चाइना जैसे देशों को एक्सप्लेन करने के लिए एक और टर्म ऐड कर दिया वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी ने, जिसको कहा गया है सेमी पेरीफेरी. सो बोथ dependency theory and world system theory are more or less same, explaining or applying Marxist model in global order to explain कि how developed countries exploit the poor countries. developed countries के लिए शब्द इस्तेमाल किया गया है core, poor country के लिए periphery, but world system theory is slightly more nuanced and it adds one more stage, that is semi periphery, to explain slightly more developed countries in comparison with the poor countries like India and China. ये सब है ब्रांचेज ऑफ नियो मार्क्सिज्म. सबके कोर आइडिया सेम ही है. नियो मार्क्सिज्म को अब हमने समझ लिया है. अब हम लोगों को एक ही बस थिंकर पढ़ना है वेस्टर्न फिलोसफी, वेस्टर्न सोसाइटी से, वो है हैना अरेंट. उनको पढ़ने के बाद हम लोग बाकी चैप्टर जो है 1A के वो जल्दी रैप अप करना शुरू करेंगे. सो टुमारो विल ट्राई टू रैप अप हैना अरेंट. थैंक यू फॉर वॉचिंग.